Morning friends, today we are going to study our chapter 6. The name of chapter is manufacturing industry. This chapter relates to class 10th contemporary India NCERT. So our very first definition is what is manufacturing. Production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. जब रॉ मटेरियल को फैक्ट्रियों में फिनिश्ड गुड में तैयार कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी तो एग्रीकल्चर होता है, फैक्ट्रियाँ कहाँ आती हैं सेकेंडरी में. मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड. यही कि रॉ मटेरियल को जिसमें फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाए. मैन्युफैक्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया में? पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. देखिए, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी उतना ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बर्डन है, वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होगा. जिससे क्या होगा, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो करेगा और प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो बर्डन है, जो एक्सेस लोग हैं, वो भी दूसरी जगह चैनलाइज हो जाएंगे और जॉब भी मिलती हैं फिर फैक्ट्रियों से. दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स, ये जॉब्स और इनकम जनरेट करने में मदद करता है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे देश का एक्सपोर्ट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और इनकम बढ़ेगी. पर आप एक दूसरा पॉइंट ये भी सोचिए कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा, लैंड डिग्रेडेशन भी होगा. तो नुकसान भी है इंडस्ट्री का, फ़ायदा भी है. India should convert its raw material into wide variety of furnished good in order to prosper. इंडिया बहुत बड़े स्केल पे अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है और अलग अलग वेराइटी में. अब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है, हम नेशनल इकोनॉमी में पढ़ते हैं. द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द जीडीपी इज़ वेरी लो, बहुत कम है. देखो, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का 74%, 12.5% प्राइमरी सेक्टर, तो बचा कितना, वही 17% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का. सेकंड पॉइंट, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसका नाम याद रखिएगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछता है. हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये काउंसिल बनाई गई थी जो पॉलिसी बनाती थी, स्टेप लेती थी ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके. वो कौन से फैक्टर हैं जिसके बेस पे एक इंडस्ट्री इफ़ेक्ट होती है, लोकेशन उसकी इफ़ेक्ट होती है. एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ताकि उसका माल दूसरी जगह जा सके, चीप लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, मार्केट. तो अगर किसी जगह ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है या दो चीज़ नहीं है तो इंडस्ट्री वहाँ अप्रोच नहीं करेगी. अब आप देख लो, उत्तराखंड में पहाड़ों पे जो पहाड़ी इलाका है, क्या वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगती हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे इनमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सही से अवेलेबल नहीं है. तो सबसे पहला तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल. सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए और टाइम पे मिल जाए. अब कोई इंडस्ट्री जाके नॉर्थ ईस्ट में अपना प्लांट क्यों लगाएगी? मान लो कपड़ा की इंडस्ट्री, कपड़ा टेक्सटाइल मिल है कोई, वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों लगाएगी? क्या उसको वहाँ कॉटन एज अ रॉ मटेरियल मिल जाएगा? नहीं. तो इसलिए वो कहाँ लगाएगी, जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल मिल जाए. लेबर, अब जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो भी सस्ते रेट पे चाहिए इंडस्ट्री को. अब आप मुंबई में जाके इंडस्ट्री लगाएं तो वहाँ लेबर तो सस्ती नहीं मिलेगी, पर वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में या झारखंड या ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, इन तरफ लगाएंगे बहुत सस्ती लेबर मिल जाएगी. पावर, बिजली भी तो चाहिए इंडस्ट्री को फैक्ट्री चलाने के लिए. चीप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है. कैपिटल, इट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग, पैसा भी चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए. इट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फॉर मीटिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर. मैंने बताया वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए होगा रोज़ाना की बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा.
आइए इंडस्ट्रियों को क्लासीफाई करते हैं। तो उनके रॉ मटेरियल के बेस पे तो कुछ इंडस्ट्री होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड गुड बनाती हैं, उनको बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड। और कुछ होती है मिनरल बेस्ड, जैसे कोयला इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये सब जो मिनरल्स पे बेस्ड होती है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब कुछ इंडस्ट्रियाँ बेसिक होती हैं और कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ में मेनली यही आयरन की इंडस्ट्री आ गई, ये सब जो देश के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया हर साल 84 मिलियन टन स्टील बनाता है, ठीक है। हम चाइना से बहुत पीछे हैं, चाइना में 230 मिलियन टन बनता है। और पर हम लार्जेस्ट कंजप्शन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितना बनता है उसका बहुत बड़ा अमाउंट कंजप्ट हो जाता है देश के अंदर ही, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, अब अगर ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है आपने बिजनेस में तो बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, और अगर कम पैसा लगाया हुआ है तो छोटी इंडस्ट्री हो जाएगी। अब जैसे अभी सैमसंग ने गुड़गांव में अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाया है 10,000 बीघे के आसपास में, तो वो है लार्ज इंडस्ट्री, क्योंकि उसने पैसा ज़्यादा लगाया है। और आप मधुसूदन फैक्ट्री देख लीजिए ननौते में, तो ये छोटी है यहाँ, क्योंकि पैसा कम लगा हुआ है, तो ये है स्मॉल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब इंडस्ट्री किस चीज़ पे क्लासीफाई हो सकती है कि उसका मालिकाना हक किसके पास है। अगर पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के पास है, या प्राइवेट सेक्टर के पास है, या कोऑपरेटिव सेक्टर, या दोनों, पब्लिक प्राइवेट दोनों, तो इस बेस पे भी हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे इंडियन रेलवे, या फिर आप देख लो टिस्को देख लो, बेहल देख लो, HMT देख लो, ये सब क्या हैं, पब्लिक सेक्टर। और वहीं आप प्राइवेट में आ जाइए, टिस्को देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, ये सब बेस्ड ऑन द बल्क। अब एक और चीज़ पे इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जा सकता है कि रॉ मटेरियल या सामान बनाने वाली इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री बड़े स्केल पे सामान बना रही वो बड़ी हो जाएगी, जो छोटी स्केल पे बना रही वो लाइट इंडस्ट्री, और जो बड़े पे वो हैवी इंडस्ट्री। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रो बेस्ड। मैंने बताया ये एग्रीकल्चर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। दीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल, उनको कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से, जैसे कपड़ा मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, जूट, सिल्क में, ठीक है। और पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ लगी थी इंडिया की, मुंबई में। वुलन, रबड़, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, रबड़ सबसे ज़्यादा केरला में, शुगर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एडिबल ऑयल मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट को सिलिका चाहिए होता है, ठीक है। मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, और आप देख लो एल्यूमिनियम को बक्साइट चाहिए होता है, तो सीमेंट को जिप्सम भी चाहिए होता है, और स्टील को मैग्नीसीज चाहिए। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिनरल्स मिलते हैं, तो ये है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इट इज़ एन एग्रो बेस्ड एंड द ओल्डेस्ट, ये भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है। जैसे आप शुरू में देखा होगा, सबसे पहले लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे, चरखा चलाते थे, अच्छा जी। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे गांव में लोग अपने घरों में प्रोडक्ट्स बनाते थे। हमारा हैंडीक्राफ्ट कब डिस्ट्रॉय हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने हमें कमर्शियल क्रॉप की तरफ शिफ्ट किया, फूड क्रॉप से, ठीक है, तब हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया था। तो पहली कॉटन मिल मैंने आपको बताया कहाँ लगी थी, मुंबई में, 1854। ये जो 1857 की क्रांति है ना, जिसको हम ये क्या नाम, जिसको हम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी बोलते हैं, अच्छा, ये कहाँ से शुरू हुई थी, 10 मई 1857 मेरठ से। ये हिस्ट्री में आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इज़ प्रोड्यूस बाय 3 मेथड से बनाया जाता है कपड़ा, हैंडलूम, पावरलूम, मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व गाइनिंग, स्पाइनिंग, वेविंग, डाइंग मतलब कपड़े को रंगना, उसकी साफ़ सफाई, पैकेजिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कपड़ा मिल को बनाते हुए यूज़ करने पड़ते हैं जब वो कपड़ा बनाती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम सच एज, मनी की भी है,
पहला स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी, एक तो उनको अच्छी क्वालिटी का कॉटन नहीं मिल पा रहा है। कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है कि कॉटन किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, तो याद रखना ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सोयल, केरला। स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल पा रहा, मशीनें पुरानी हैं, पावर सप्लाई सही नहीं है, लेबर इतने स्किल नहीं है कि जो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर लें, और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है सिंथेटिक फाइबर के साथ, तो कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की सर्वाइव नहीं कर पा रही है। फिर भी अगर आप देखें जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़ोर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखिए खादी इंडस्ट्री नॉर्मली क्या है, लोग गाँवों में, सूरत की साइड, गुजरात की साइड की बात कर रहा हूँ, उस साइड लोग कपड़ा घर में बनाते हैं, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं। इसी का ही परिणाम ये हुआ कि जब मोदी गवर्नमेंट ने जनता से अपील की कि आप खादी का यूज़ कीजिए, खादी का ट्रेड 400% बढ़ा। तो इससे महात्मा गांधी भी तो यही कहते थे कि अगर आपको देश का विकास करना है तो आप देश के अंदर जो गांव हैं उनका विकास कीजिए, क्योंकि इंडिया में आज भी क्या है, 60 to 65% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, गाँव के अंदर। तो अगर हम गाँवों का विकास करेंगे तो आप इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये जो इलाके हैं, बिहार, यहाँ पे लोग घरों में ज़्यादा छोटे छोटे काम करते हैं। तो अगर हम इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, देश तरक्की करेगा। अब पढ़ते हैं जूट इंडस्ट्री। जूट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बनता था, हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल के पास, जो 15 किलोमीटर की हुगली रिवर की बेल्ट है लंबाई में, और 3 किलोमीटर की हुगली रिवर की बेल्ट जो चौड़ाई में है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जूट का काम होता था। ये भी इंडिया को बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का बनना। कैसे? जो हमारी जूट की सबसे अच्छी लैंड फर्टाइल थी वो कहाँ चली गई थी, ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब जो आज का बांग्लादेश है। हमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आज उस टाइम जब बटा तो हमारी 75% फर्टाइल लैंड जूट की बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, और इधर जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें हमारा क्या गया, ग्राउंड नट्स की ज़मीन। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान के बटने से हमारी बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड चली गई इन देशों के पास। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट गुड्स। देयर आर अबाउट, हमारे देश में कितनी हैं, 73 जूट मिल्स हैं। फर्स्ट जूट मिल रिसरा कोलकाता इन 1859 में बनी थी। मैंने बताया ना, वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छी, हुगली रिवर के किनारे होता है सबसे अच्छा काम जूट का, क्योंकि वाटर्स भी चाहिए होता है ना जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा। जूट इंडस्ट्री आर फेसिंग प्रॉब्लम, ये समस्याएं फेस कर दी हैं, जैसे कि मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू, मैंने आपको बताया बांग्लादेश में चला गया था 75% एरिया। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, डिक्लाइनिंग डिमांड, जूट की कम होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि दूसरे तरह के सिंथेटिक फाइबर्स या वो सब के कपड़े आ चुके हैं। टफ कंपटीशन, अच्छा ग्लोबलाइजेशन का भी इस पे बहुत नुकसान पड़ा। क्यों? क्योंकि जब दूसरे देश को लेस कॉस्ट की हमारे देश में आके बिकेंगी तो फिर हमारे देश के प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा, तो ग्लोबलाइजेशन में भी इस पे इफ़ेक्ट डाला। सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्री ने भी जूट इंडस्ट्री को हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो मिनरल्स पे बेस्ड है, आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड इट्स प्रॉब्लम। आइए पढ़ते हैं। द इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री होती है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्री। अब देखिए एक फैक्ट्री में स्टील बना तो अब वो कितनी फैक्ट्रियों को वो देगा रॉ मटेरियल। देखिए स्टील से बर्तन वाली फैक्ट्री को फ़ायदा, या फिर स्टील सरिये वाली सरिया बनता है जहाँ, वो उसको फ़ायदा। अब जहाँ जहाँ भी जिन जिन चीज़ों में भी स्टील होता है उन इंडस्ट्रीज़ को ये फ़ायदा देती है। जैसे लोहा बनाया एक इंडस्ट्री ने, बेसिक इंडस्ट्री ने, अब लोहा देखिए कहाँ कहाँ यूज होगा, पिलर्स बनाने में, गेट्स बनाने में, अच्छा जी टेबल बना, बहुत सारे हर चीज़ में जहाँ लोहा यूज़ होता है तो उन इंडस्ट्रियों को इसकी वजह से रॉ मटेरियल मिलेगा। पढ़ते हैं। बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ETC। सेकेंड पॉइंट, इट आल्सो कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री होती है ये, क्योंकि रॉ मटेरियल आयरन और कोयल मतलब कोयला, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, झरैया, झारखंड। लाइमस्टोन, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, राजस्थान में। आर बल्कि इन नेचर। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 33 मिलियन टन ऑफ स्टील एवरी ईयर।
थ्रू पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ वेरी लो। ये 2011 का डाटा है, पर अगर आप 2020 का या 21 का डाटा देखेंगे तो उसमें 84 मिलियन के आसपास है, 80 अबव है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। बहुत सारी समस्याएं इन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोयल। कोयला भी हर जगह अवेलेबल नहीं है इंडिया में। अगर आप कुछ राज्यों को छोड़ दें तो और तो कहीं मेनली तो झारखंड में ही कोयला सबसे ज़्यादा है। पर स्टील इंडस्ट्री कर्नाटक में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? कर्नाटक में। अब झारखंड से कोयले को कर्नाटक तक ले जाना कितनी हाई कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, याद रखना, कर्नाटका। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नहीं सही है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं सही से मिल पा रही है। रॉ मटेरियल आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स, मैंने बताया आपको कुछ ही जगह मिलता है, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स नहीं सही हैं, कम्युनिकेशन के साधन सही हैं, जिसके कारण से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा समस्याएँ फेस करनी पड़ रही हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, टीन की शेड्स आती हैं ये सब। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग याद रखिएगा बक्साइट, सबसे ज़्यादा बक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इज़ अ बल्कि डार्क रेडिश रॉक नोन एज, आगे ना देखिए बक्साइट, और ये रेड कलर की चट्टान होती है। इट बिकम स्ट्रोंगर मिक्सड विद अदर मेटल, जब इसको दूसरे मेटल्स के साथ मिलाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता है? इस एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स, तार होती है ना। सीमेंट इंडस्ट्री अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि रॉ मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम, ये चारों नाम याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है कि सीमेंट इंडस्ट्री को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। देयर आर मैनी सीमेंट प्लांट इन गुजरात बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट, क्योंकि जो गुजरात में क्या है, पोर्ट बिल्कुल नज़दीक है। अब पोर्ट होता है बंदरगाह, जहाँ से शिप के ज़रिए माल भेजा जाता है। तो अब इंडस्ट्री को फ़ायदा क्या है वहाँ लगने का, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम आएगी, ठीक है। इन दीज आर 128 इन सीमेंट इंडस्ट्री में 128 तो बहुत बड़ी हैं और 323 मिनी सीमेंट प्लांट हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज़ फाउंड द इंडियन सीमेंट रेडली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया में बिकता है हमारा माल, यानी ईस्ट एशिया का मतलब कौन से देश हो गए, यही मलेशिया, सिंगापुर, ये जो हमारे ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के बगल में जो स्टेट हैं। और मिडिल ईस्ट का मतलब हम जहाँ जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये मिडिल ईस्ट एरिया है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ हमारा सीमेंट बिकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, अब इंडस्ट्रीज़ के कारण जो पोल्यूशन होता है उसे पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ, एयर पोल्यूशन किससे होता है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चिमनी, जो इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी वो पाइप से देखा होगा जिससे धुआं निकलता है, उनको चिमनी बोलते हैं। प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये सब समस्याएं इंडस्ट्री से होती हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, पर उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री वेस्ट इनटू वाटर, अब जो गंदा या ख़राब जो इंडस्ट्रियों का वेस्ट है वो भी कहाँ डाल दिया जाता है? पानी में। अब देखिए उससे क्या होगा, एक तो वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब जिस ज़मीन पे वो गिरेगा वहाँ फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो लैंड पोल्यूशन, अब वो पानी जहाँ इकट्ठा रहेगा तो उससे क्या होगा, बदबू भी ओरिजिनेट होगी, स्मेल आएगा, और वो जब दूसरे वाटर के साथ मिलेगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो ये नुकसान भी हैं इंडस्ट्रीज़ के। इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस पेपर, जो इंडस्ट्रियाँ पेपर बनाती है, पल्प, केमिकल, लेदर का सबसे ज़्यादा काम कहाँ होता है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। डाइज, फर्टिलाइजर्स, ETC जनरेट लॉट ऑफ, अब ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सबसे ज़्यादा इनका जो वेस्ट होता है उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। अब वो पानी में जाएंगे तो जो पानी की एक्वेटिक लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमें मेनली क्या करना है, देखिए फैक्ट्रियाँ तो चलेंगी, पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, फैक्ट्रियों में माल कम बनेगा। जब माल कम बनेगा तो क्या होगा, रॉ मटेरियल की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आप चमड़ा फैक्ट्री को ले लीजिए, अगर मैं रोज़ाना चमड़े की सारी चीज़ें यूज़ करूँ तो क्या होगा,
उसे बनाने के लिए ज़्यादा जानवरों को मारना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं अपने स्तर पे कि चमड़े का उपयोग कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें चमड़े का रॉ मटेरियल भी कम लेना होगा, ठीक है, और जिससे हमारी जो साइकिल है, फूड साइकिल, वो बरकरार रहेगी। माइनिंग एक्टिविटी टू गेट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज आल्सो डिग्रेड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है जब आप खुदाई करते हैं, चाहे कोयले की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो। लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जाते हैं। सॉइल इरोजन, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दुनिया भर में सिर्फ टॉयलेट पेपर की नीड के लिए ही 1 लाख पेड़ रोज़ाना कटते हैं। अब आप देख लीजिए, ठीक है। वाटर सप्लाई, लॉगिंग, ETC। मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, हम कैसे एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को रोक सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड विद केयरफुल प्लानिंग एंड बेटर डिज़ाइन। सबसे पहले तो आप इंडस्ट्रियों को बिल्कुल बेटर डिज़ाइन के साथ लगाएंगे, ये नहीं कि इधर लगा दिया एक प्लांट, उधर लगा दिया और वो लोकल चीज़ों को भी इफेक्ट कर रहा है ना, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। दूसरा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं, जो यूज करने के बाद ख़त्म नहीं होते, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इनका यूज करना चाहिए बजाय पेट्रोल के या कोयल एनर्जी के, ठीक है ना, इन सब का ना ही उपयोग करके हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। थर्ड, क्वांटिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस। धुआं कैसे कम किया जा सकता है, जब हम कोयले का यूज ना करके ऑयल का यूज करेंगे, क्योंकि कोयला जब फैक्ट्रियों में यूज़ होता है उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फोर्थ, वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स। रिवर्स में छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए पानी को, ताकि उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल हैं वो ख़त्म हो जाए। लैंड फिलिंग मेथड शुड बी अडोप्टेड फॉर डंपिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर ज़मीन बना लेनी चाहिए कि भाई आप अपना कूड़ा यहाँ डालोगे। अब वो एनवायरनमेंट में, जब आप दिल्ली में मेट्रो में अगर जाएंगे कभी, तो देखना बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं कूड़े के, इतना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रकृति को बचाने की, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून, और वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, याद रखिएगा। छठा पॉइंट, पोल्यूशन इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम टाउन्स। और जो इंडस्ट्री पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती है उनको टाउन्स, कस्बों से या सिटीज़ से दूर रखना चाहिए, ताकि लोकल लोगों की हेल्थ को इफ़ेक्ट ना हो सके। इंडिया में पर कैपिटा कार्बन एमिशन 2.3 टन है। अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पे 24 टन है पर कैपिटा का कार्बन एमिशन। तो देखिए, हम लोग तो फिर भी ठीक है, पर हमें इसे भी कम करना है, क्योंकि प्रकृति को नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।